नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल जयरा भट्टा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को लोक प्रशासन के सिद्धांत आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग हमारा लोक प्रशासन से संबंधित ये 5वां वीडियो है। जो वीडियो है ये हमारे प्लेलिस्ट में जाके पब्लिक एड या लोक प्रशासन नाम से होगा, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो लोक प्रशासन का आधार है वो इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो लोक प्रशासन का पहला सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंधन। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत सबसे पहले दिया किसने? तो इसके जो पिता हैं वो जो दिया सबसे ज्यादा वो दिए हैं टेलर। टेलर ने दिया है। और क्यों दिया है? तो उसका देने का कारण यह था कि जो कंपनी है उसमें जो मजदूर काम करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी बढ़ाई जाए। तो उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया है। यानी एक सिद्धांत दिया है जो सभी मजदूरों पर लागू होगा, उसको किया जाए तो संगठन में अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी को पाया जा सकता है। तो इसी को कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। और यह सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सिद्धांत दिया है कि ये करिए तो आपकी काम चोरी खत्म हो जाएगी, ये ऐसा करिए तो किस लाभ के कारण आदमी अधिक काम करता है, यही सब सारा इन्होंने सिद्धांत दिया है। देखिए, संगठन के निम्नतम स्तर कारखाना स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके संगठन में कैसे कुशलता और मितव्ययिता लाई जाए, इनका उद्देश्य यही है। तो संगठन में काम चोरी की घटना की पहचान की और इसे खत्म करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का बताया कि आप लोग इस वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करिए तो आप काम चोरी खत्म हो जाएगी। सिद्धांत देखते हैं हम। तो 4 मुख्य रूप से इन्होंने सिद्धांत दिए कि जो प्रशासन है वो सच्चा एक विज्ञान है, प्रत्येक कार्य के लिए एक विज्ञान है, न कि पुराने व्यवहार पर आधारित काम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कार्य के लिए एक विज्ञान है। लिखना कैसे एग्जाम में आप लोगों को, तो वो इम्पोर्टेंट है। पहले देखिए, अगर जीडीसी और जीआईसी मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए भी आप लोग को ये वीडियो अच्छा है। देखिए, विज्ञान है। और दूसरा वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। मजदूरों का चयन जो करने का तरीका है वो वैज्ञानिक चयन से होना चाहिए। यानी ऐसे ही नहीं कि अगर कोई अगर फील्ड में पहले से है तो उसको लेने का संभावना बढ़ जाती है। और फिर उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित करना पड़ेगा और फिर उन्हें वो काम सिखाया जाएगा जो काम करना है। सहयोग न कि व्यक्तिवाद। यह सुनिश्चित करने के प्रबंधन मजदूरों को सहयोग होना चाहिए। जो मैनेजमेंट है और मजदूर है उनके बीच सहयोग होना चाहिए। सहयोग होगा तो आदमी मतलब काम करेगा। समान उत्तरदायित्व। जो कार्य और जिम्मेदारी जो है उसको पहले से पता होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। आइए हम लोग इसके लिए तकनीकें देखते हैं, क्या क्या टेक्निक्स बताए हैं टेलर ने। तो टेलर ने पहला टेक्निक बताया कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। इन्होंने निर्देशों की एकता, यानी एक व्यक्ति को केवल एक ही लोग निर्देश देंगे, इसको इन्होंने खारिज कर दिया। बताया कि एक व्यक्ति के ऊपर 8 लोग होंगे, 4 जो होंगे वो योजना बनाने में होंगे, 4 जो है प्रैक्टिकल जहाँ काम करेगा व्यक्ति वहां होंगे, 4 कहाँ होंगे? जो योजना बनेगी कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। योजना बना के 4 लोग देखेंगे, 4 लोग और 4 लोग जो होंगे वो बॉस निरीक्षण होंगे। ठीक है। तो अगला है गति अध्ययन। पहला कार्यात्मक फोर्समैनशिप और दूसरा है गति अध्ययन, यानी जो अनावश्यक गतियों को समाप्त करने के लिए कार्य करने का सर्वश्रेष्ठ रास्ता। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, इसके लिए ऐसे 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 मुड़ा का नहीं, डायरेक्ट। तो जो बीच के जो फालतू काम है उनको समाप्त करने के, सब फालतू गतियों को समाप्त करने के लिए बेस्ट रास्ता की खोज करना है। समय अध्ययन। काम करने के लिए मानक समय होता है और उस समय में आपको काम करना चाहिए, ऐसा इन्होंने योजना है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अंतरी पीस रेट योजना, यानी कि जो मजदूर अधिक काम करे उसको अधिक मजदूरी और जो मजदूर कम काम करे उसको कम मजदूरी, इसको कहते हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो जाहिर सी बात है, आप जब पैसे देखिएगा कि हमको अधिक काम करने पर अधिक पैसे मिल रहे हैं तो अधिक काम करेगा। ये नहीं कि 8 घंटे आपको काम करने हैं तो बराबर पैसा मिलेगा, तो मजदूर उतना काम नहीं करेंगे। अपवाद का सिद्धांत। तो इसका मतलब यह है कि जो मैनेजमेंट है उनको अपना ध्यान केवल अपवाद, जहां काम नहीं हो रहा है उनको वहीं ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, ये जो था मैंने जो साइंटिफिक थ्योरी, इसमें आप लोगों को क्या क्या बताना है लाइन से बता दीजिएगा। अगर सब कोई समस्या है तो हमारी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। 4 बार कम से कम वीडियो हमारा देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों को। आलोचना हम लोग आइए देखते हैं। यांत्रिक सिद्धांत है, यानी मानवीय पहलू की उपेक्षा करता है। केवल मजदूरों को मशीन का पूर्जा मान के रह जाता है कि
ऐसा करने पे मजदूर इतना घंटा काम करेंगे, 12 घंटा, 14 घंटा, जितने भी अधिक से अधिक घंटे काम करवाया जा सके। तो मानवीय तत्व की उपेक्षा करता है और अति सरलीकृत प्रक्रिया, मनुष्य केवल आर्थिक, मनुष्य केवल पैसे से प्रेरित होता है ये मान लेता है। मनोवैज्ञानिक नहीं देखता है कि वो काम कितना कर पा रहा है, सामाजिक नहीं देखता है। ठीक है। अधूरा सिद्धांत है, यानी केवल संगठन के निम्न कर्मचारियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, उच्च कर्मचारियों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है। ट्रेड यूनियनों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। आइए हम लोग अगला सिद्धांत देखते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत। 6 सिद्धांत आप इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। दूसरा सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत है। शास्त्रीय सिद्धांत में आप लोगों के लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, उर्विक, मूने, ये लोग आ जाएंगे। इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं लोक प्रशासन के बारे में, वो आप लोगों को इसमें पढ़ना है। ये देखिए क्या है ना, टेलर ने कहा केवल वैज्ञानिक सिद्धांत दिया, मजदूरों पर ध्यान केंद्रित किया। ये लोग पूरे सिस्टम को लेकर चलते हैं और उच्च प्रबंधन के कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, एक सार्वभौमिक नियम बनाना है संगठन में, जिससे क्या हो सके, किसी भी संगठन में लागू किया जा सके। तो हेनरी फेयोल का योगदान हम लोग देखते हैं। हेनरी फेयोल जो है शास्त्रीय सिद्धांत के पिताजी हैं। इन्होंने सिद्धांत जो दिया है POCC, ठीक है, POCC, पोको किसको कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब देखिए होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेट, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल। ये आप लोगों को देखिए एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को याद करना है। फ्यूल का बता देना है, और अभी गुलिक और उरिक का मैं बताऊंगा, उन लोगों का भी बता देना। फ्यूल का क्या है, पोकोक है, तो POCC, तो POCCOC, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल। इसका मतलब पिछले वीडियो में बताया जाता है, प्लानिंग मतलब योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब कैसे आगे काम करना है, निर्देशिंग, कमांडिंग मतलब निर्देश देना, और जब निर्देश हो जाएगा तो दोनों कार्यों में गड़बड़ी दोहराव न हो, और कोई एक ही व्यक्ति काम करे दूसरा न कर पाए, दोनों काम न कर पाए, तो उसके लिए समन्वय जरूरी होता है, बालाष्ट नियंत्रण जरूरी होता है। इसके अलावा इन्होंने प्रशासन के 14 सिद्धांत दिए हैं, आप लोगों को बताना है, पोको बताना है, उसके बाद प्रशासन के 14 सिद्धांत। 14 सिद्धांत आप लोगों को याद नहीं होगा ना, जिसमें बता दीजिएगा, जिसमें मुख्य रूप से ये चीजें हैं। जैसे कार्य विभाजन है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का काम क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जिम्मेदारी और अथॉरिटी जो है उसकी होनी चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। निर्देशों में एकता होनी चाहिए, यानी एक ही बास होना चाहिए, कर्मचारियों का एक बास। टेलर इसका विरोध करता है, कहता है 8 बास होना चाहिए, जबकि फ्यूल का कहते हैं एक बास। निर्देशों में एकता होना चाहिए। व्यक्तिगत हित बनाम सामान्य हित, यानी संगठन का हित अपने व्यक्ति के हित से ऊपर होना चाहिए। पारिश्रमिक संतोषजनक मिलना चाहिए। और ये सब देखिए सारी चीजें हैं, आप लोगों को 14 याद नहीं हो पाएगा, लेकिन बता दीजिएगा कि इसमें मुख्य रूप से ये चीजें हैं। स्केलर है, यानी सर्वोच्च प्राधिकार से निम्नतर श्रेणी तक की पदानुक्रम, हायरार्की वाला सिस्टम, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ टॉप पर एक व्यक्ति रहते हैं, उसके बाद ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे, 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 ये इनको आदेश देगा, ये इनको आदेश, ये इनको आदेश, ये इनको आदेश, ये ऐसे काम करके एक दूसरे को बताते जाएंगे। डायरेक्ट ऊपर वाला कर्मचारी नीचे को आदेश नहीं देगा, डायरेक्ट नीचे वाला कर्मचारी ऊपर वाले को अपनी जिम्मेदारी नहीं बताएगा कि हमने ये काम किया है। कार्यकाल की स्थिरता होनी चाहिए। इनोवेशन होना चाहिए, यानी पहल करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए गुलिक और उर्विक का योगदान हम लोग देखते हैं। इन्होंने, गुलिक ने क्या दिया, पोस्ट कार्ड दिया है। पोस्ट कार्ड को पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। इसके अलावा गुलिक ने 4P और दिया है, पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी संगठन में, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इन्होंने बताया कि जो प्रशासन के सिद्धांत ये लोग बता रहे हैं कि हमारा ये थ्योरी है और ये हमारे हर सिद्धांत में लागू होगा। शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना हम लोग देख सकते हैं। तो जो सिद्धांत बना दिए ये लोग कि ये बना दीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग ये कर दीजिए और संगठन में लागू कर दीजिए, किसी भी संगठन में। तो अब क्या है, साइमन इसको कहावतें कहते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से लागू हर में नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो है आपस में विरोधाभासी है, साइमन का कहना है। यांत्रिक उपागम है, यानी ये भी मानवीय और सामाजिक ये बाकी चीजों की उपवालों की उपेक्षा करता है। जनता रहित संगठन है, तो संगठन भी ये लोग बनाते हैं, ऐसा इनके आलोचना में कहा जाए। बंद व्यवस्था का उदाहरण मानता है। औपचारिकता पर बल दिया जाता है, सामाजिकता पर बल नहीं दिया जाता। औपचारिकता से मतलब होता है नियम कानून बना दीजिए और उसको नियम से लागू करिए, ये होता है औपचारिकता।
पर ध्यान देता है, इनफॉर्मल संगठन की भूमिका को अनदेखी करता है। तो ये हमने 2 सिद्धांत देखे। आप लोग रिवाइज क्या करवाना है, आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मैक्स वेबर की नौकरशाही से थ्योरी। तो जर्मन कहाँ के रहने वाले हैं मैक्स वेबर, तो जर्मनी के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपना जो है नौकरशाही का सिद्धांत दिया है। तो नौकरशाही के सिद्धांत में आपको लिखना क्या होता है, तो जो सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, वो 3 प्रकार की होती है, इन्होंने बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक और लीगल रेशनल अथॉरिटी। पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी तार्किक सत्ता। जो पारंपरिक सत्ता होती है वो प्रथाओं पर आधारित होती है, जैसे राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता था कि जो पिताजी हैं उनके उनके बेटे बनेंगे राजा, और पुरानी परंपरा है उसका पालन किया जाता है। करिश्माई सत्ता यानी किसी नेता के विलक्षण चमत्कारी गुणों पर आधारित होती है, जैसे कोई क्रांतिकारी नेता आ जाए, वो अपनी एक भाषण से लोगों को अट्रैक्ट कर ले और वो जीत जाए, तो वो करिश्माई सत्ता होती है। जैसे मोदी जी को माना जा सकता है कि जहाँ जाते हैं वहाँ का चुनाव जीत जाते हैं। ताकि एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर किसको देना है, करिश्माई नेता का देना है, मोदी जी का नाम लेना है। कानूनी तार्किक सत्ता यानी जो चुनाव व्यक्ति लड़े, चुनाव जीते, और उसके बाद कानूनी रूप से सत्ता उसके पास है, जो तार्किक रूप से स्थापित अवैक्तिक नियमों और कानूनों की वैधता पर आधारित होती है। ठीक है, यानी जो नियम है उसके आधार पर चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीता गया। तो वेबर की नौकरशाही वह प्रशासनिक तंत्र है जो कानूनी तार्किक सत्ता को लागू करता है। कानूनी तार्किक सत्ता को देखिए लागू करता है, और वेबर ने इसे आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है, जो किसी संगठन का सबसे कुशल और तार्किक स्थिर है। तो वेबर का कहना है कि जो संगठन में है वो कौन लागू करता है, नौकरशाही लागू करता है, और इन्होंने आदर्श प्रकार की नौकरशाही का वर्णन किया है। तो नौकरशाही की इन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। स्पष्ट कार्य विभाजन, यानी संगठन के कार्यों को विशेषज्ञता के आधार पर स्पष्ट रूप से विभाजित किया जाता है। कि देखिए जैसे मान लो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के कार्य क्या रहेंगे, विभाजित रहेंगे। आप लोगों को एग्जाम में एक आप फिगर भी बना देना है। तो देखिए 10 लोगों के क्या है, कार्य विभाजित है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। पद सोपान हायरार्की होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हायरार्की क्या होता है। टॉप पर एक व्यक्ति होते हैं और इधर ये सारे लोग होते हैं। ये ऊपर वाला केवल अपने ऊपर वाले से बातचीत करता है। ठीक है, ये जो व्यक्ति होता है, जैसे सब कांस्टेबल एसआई को निर्देश कौन देगा, इंस्पेक्टर देगा, और एसआई किसको, हेड कांस्टेबल को देगा, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल को देगा। तो ये जो होता है उसको हायरार्की कहते हैं। औपचारिक नियम होता है, यानी एसआई को क्या करने हैं, डीजीपी को क्या करना है, और सब पहले से क्या होता है, औपचारिक होता है कि आपको ये काम करने हैं, आपको इतनी अधिकार क्षमता दिए गए हैं। अवैक्तिकता होती है, यानी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपनी पसंद नापसंद के आधार पर नहीं करेंगे, जो नियम कानून रहेगा उस आधार पर करेंगे। ये नहीं कि हमको ये अच्छा लग रहा है तो हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और हमको मान लीजिए 2 लोगों में कुछ नियम करना है कि पैसा यहाँ जाए या यहाँ जाए, तो हमको ये पसंद है तो हम ये करते हैं। जो समाज के हित में रहेगा वो आप लोग को करना रहेगा। नौकरशाही की ये विशेषता बताए हैं वेबर। तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, यानी जो व्यक्ति का चयन किया जाए नौकरशाही में वो उस काम के लिए फिट है या नहीं, इसके लिए इसकी परीक्षा होनी चाहिए और उसके बाद उसका चयन होना चाहिए। करियर व्यवस्था है, यानी अधिकारियों के लिए आजीविका की व्यवस्था, निश्चित पेंशन जब रहेगा, निश्चित वेतन रहेगा, तो अधिकारी मन से काम कर पाएंगे। तो ये सारी विशेषताएं हैं आदर्श नौकरशाही की, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कार्यालय और व्यक्ति का अलगाव, कार्यालय मालिक नहीं होता, नहीं कार्यालय का निजी वो नहीं होता है उसका, जो ये नहीं कि अधिकारी बन गए तो अब हम निजी लाभ के लिए अपना प्रयोग करने लगे, ये नहीं होता है। तो ये सारी विशेषताओं को आप लोग 4 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कारण ये है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता रहता है कि मैक्स वेबर की नौकरशाही क्या होती है, मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो आप लोग 3 बता दीजिएगा, पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी तार्किक, और उसके बाद ये विशेषताएं। इसकी आलोचनाएं हम लोग देखते हैं। यांत्रिक और अमानवीय है, यानी मानवीय पक्षों की ये भी लोग भी क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लक्ष्यों का विस्थापन होता है, यानी इतना ध्यान देते हैं संगठन के बारे में, लक्ष्यों को भूल जाते हैं। जो प्रोसेस पर इतना ध्यान दे देते हैं लोग कि लक्ष्यों को भूल जाते हैं। और प्रशिक्षित अक्षमता, नियमों का कठोर पालन जो करना रहता है उससे इनकी सक्षमता में कमी आती है। लाल फीताशाही होता है, अत्यधिक औपचारिकता होती है जिसके कारण कार्यों में अनावश्यक देरी होती है। लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है, लेट लतीफ करना, रेड टैपिज्म।
अनौपचारिक संगठन की उपेक्षा। यह सिद्धांत भी अनौपचारिक सामाजिक संबंधों को नहीं पहचानता है। बंद व्यवस्था है, यानी जो जो नौकरशाही वो अपने पे ध्यान देती है, बाकी जो समाज में उसका क्या लेना देना है उसको ध्यान देना है। तो आइए हम लोग अगला सिद्धांत देखते हैं, मानव संबंध सिद्धांत। सिद्धांत हम लोगों ने देखे, उसमें आलोचना में हम लोग जाके ये देखते थे कि मानवीय सिद्धांत मानवीय पहलुओं पर जोर नहीं देता है। तो अब जो है मानवीय संबंध सिद्धांत ही दे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया है। 1930 के समय में, दशक में दिया गया है। 1924 से इन्होंने प्रयोग किया है कि जो संगठन में है वो उसकी मानव की क्या उपयोगिता है, एक मानव होने के नाते किन किन पक्षों का संगठन में जो होता है वो प्रयोग पड़ता है, असर पड़ता है, मानव होने के नाते क्या क्या पड़ता है, इसलिए इसको मेयोवाद भी कहते हैं। तो इसका जो है इन्होंने पहली बात तो शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप इन्होंने लाया है, और आर्थिक मनुष्य की अवधारणा को ये खारिज करते हैं। बोलते हैं कि आर्थिक इकोनॉमिक मनुष्य नहीं होता है, वो सामाजिक मनुष्य होता है ना भाई। उसको पैसे तो दिखते हैं लेकिन समाज में क्या वो है वो भी तो देखता है। तो इसका मानना है कि उत्पादकता केवल भौतिक आर्थिक कारणों पर नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, अपनी सोच किस प्रकार से रहा है, उसकी क्या कंडीशंस है, सामाजिक और मानवीय संबंध संतोष इस पर भी निर्धारित होता है। तो इसको लिए उन्होंने हाथों प्रयोग किया है। ये प्रयोग 1924 से 1932 तक शिकागो की सॉरी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुआ है, जिसका नेतृत्व मेयो ने किया है। तो इसमें क्या क्या प्रयोग किए गए हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। प्रकाश प्रयोग इन्होंने किया, मजदूरों को एक समूह को प्रकाश के स्तर को बढ़ाया और घटाया। तो निष्कर्ष क्या निकला कि प्रकाश का जो है कोई सीधा संबंध नहीं पड़ता है, उत्पादकता दोनों स्थितियों में बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि लोग एक जगह रहे और उन आपस में क्या है संबंधों का विकास हुआ, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। तो उन्होंने बताया कि भौतिक कारक जो प्रकाश है उसका पर फर्क नहीं पड़ता है, मानवीय संबंध आपस में हो गए लोगों से, इसलिए उत्पादकता बढ़ती है। अगला प्रयोग इन्होंने किया है रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग। 6 महिला श्रमिकों के एक समूह को अलग कमरों में रखा गया और उन्हें विभिन्न सुविधाएं दी गई, जैसे छोटे कार्य दिवस, विश्राम, महत्वपूर्ण निष्कर्ष। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? जब सुविधाएं दी गई तब भी उत्पादकता बढ़ी, जब ली गई तब भी उत्पादकता बढ़ी। कारण क्या था? कि समूह में बनी सामाजिक भावना। ठीक। तो उन्होंने कहा कि आप इसको घटाइए बढ़ाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आदमी का मन रहेगा, इच्छा रहेगा अंदर से, तो काम अच्छे से होगा। बैंक वायरिंग प्रयोग 14 पुरुष श्रमिकों को एक समूह अवलोकन के लिए किया गया। इसमें इस प्रयोग से अनौपचारिक संगठन के अस्तित्व का पता चला और स्वयं अपने उत्पादन के मानक काम तय किए। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जो अनौपचारिक संगठन में आदमी काम करता है तो वो अच्छे से काम कर पाता है। ये इस प्रयोग का कुल मिलाकर निष्कर्ष है कि जो भी भौतिक चीजें हैं उनका उतना फर्क नहीं पड़ता है, मनुष्य का जो मानवीय सामाजिक संबंध है वो भी काम को निर्धारित करता है संगठन में। तो आइए हम लोग मानव संबंध सिद्धांत के मुख्य तत्व को देखते हैं। व्यक्ति है, जो व्यक्ति है उसकी जो भावनाएं हैं उससे वो प्रेरित होता है और काम करता है। अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन का इन्वायरमेंट कैसा है, वो काम के सफल होने या असफल होने को भी निर्धारित करता है। भागीदारी पूर्व प्रबंधन, इसका मतलब ये होता है कि यदि मजदूरों का निर्णय निर्माण में शामिल किया जाता है तो उनका मनोबल बढ़ता है। काम करवाने में अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए कि आप उनकी योजना बनाइए, आप भी उनका भी सहयोग लीजिए, तो काम अच्छे से होता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, मजदूर केवल पैसे से और भौतिक चीजों से नहीं प्रभावित होते हैं, बल्कि उनको सामाजिक संबंध, सम्मान इत्यादि की भी जरूरत पड़ती है। आलोचना इसकी हम लोग देखते हैं क्या होता है, तो आप लोग इसको भी बता दीजिएगा। आलोचना हम लोग आइए देखते हैं। तो आलोचना में ये है कि ये भाषांतर प्रयोग के आलोचकों का उत्पादकता इसलिए बढ़ी क्योंकि मजदूरों को पता था कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है और उनका अध्ययन हो रहा है, न कि मानवीय संबंध हो रहा है। अब देखिए 6 लोगों में प्रयोग किया और बताया कि प्रकाश का प्रयोग कम हो रहा है या घट रहा है। तो इसके आलोचकों का मत ये है कि पता है मजदूरों की कि उन पर प्रयोग हो रहा है, तो वो घटाए चाहे बढ़ाए उनकी उत्पादकता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनको पता है कि हम पर प्रयोग किया जा रहा है तो हमको अधिक काम करना है, उनको देखा जा रहा है। जब अगर मान लीजिए सीसीटीवी लगाकर आप देखते हैं तो आदमी ऑलरेडी सतर्क होकर अधिक काम करता है। प्रबंधन समर्थक, जो ये सिद्धांत है वो मैनेजमेंट का सपोर्ट करता है, ऐसा इसके आलोचकों का मानना है। मजदूरों को अधिक पैसा देने अधिक संतुष्टि के लिए मैनेजमेंट का सपोर्ट करता है। आर्थिक कारकों की उपेक्षा की जाती है। मानवीय संबंधों पर इतना बल दे दिया गया है कि आर्थिक
को भूल ही गया कि प्रकाश बढ़ाएं घटाएं, पैसा दे कम दे अधिक दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी गलत चीजें हैं। आर्थिक चीजों का भी मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है, इसके आलोचकों का मत है। अगला हम लोग सिद्धांत देखते हैं निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। इसका मानना यह है कि जो निर्णय डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो संगठन में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो प्रतिपादक हैं उनका नाम हर्बर्ट साइमन है, व्यवहारवादी व्यक्ति हैं और बताते हैं कि प्रशासन की सभी गतिविधियां मूल रूप से निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। इसलिए जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र में होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। साइमन ने जो शासी सिद्धांत पोकोक, पोस्टकार ये लोग दिए हैं, फेओल और गुलिक, मुने रैली, इन लोगों का इन्होंने आलोचना किया है। क्या कहकर आलोचना किया है? तो कहावतें कहकर आलोचना किया है। अब इन्होंने निर्णय प्रक्रिया के चरण बताया कि उद्देश्य पहले होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है, और समस्या भी जो रहेगी उसी का समाधान करना है। वास्तविक समस्या जो है संगठन में उसकी पहचान करिए, उद्देश्य बनाइए और वैकल्पिक समाधानों का विकास करिए। अब मान लीजिए उद्देश्य बना दी, समस्या हो गया तो उसके 4-5 वैकल्पिक समाधानों को रखते हैं और विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। 4-5 विकल्प हमने रख दिया कि ये ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और उसके बाद विकल्पों का मूल्यांकन करना है। प्रत्येक विकल्प का क्या लाभ है, क्या है, इस विकल्प का क्या लाभ है, क्या हानि है, और उसके बाद 4-5 विकल्प में से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प रहेगा उसका हम चुनाव करेंगे और चुने हुए विकल्प को लागू कर देंगे। जब लागू कर देंगे तो उसका क्या परिणाम रहा है, उससे फीडबैक की भी प्राप्ति करेंगे। ये निर्णय चरण है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर रिवाइज करवाने की जरूरत है दोबारा हमारा वीडियो देख लीजिएगा। साइमन के विचार देखते हैं तो फैक्ट और वैल्यू के बारे में बताते हैं कि जो निर्णय होता है फैक्ट से भी होता है, वैल्यू से भी होता है। तथ्य क्या होता है? जो अनुभव से जांचा जा सके, और वैल्यू क्या होता है? क्या होना चाहिए, ये वैल्यू होता है। तो यानी फैक्ट जो आपको दिख रहा है क्या है, और वैल्यू क्या क्या होना चाहिए आदर्श रूप। तो दोनों इनका कहना है कि होना चाहिए। सीमित तार्किकता का सिद्धांत एग्जाम में आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सीमित तार्किकता किसका है? बाउंडेड रेशनैलिटी किसकी सिद्धांत थ्योरी है? तो आप लोग को जवाब देना है साइमन का ही सिद्धांत है। तो साइमन ने आर्थिक मनुष्य की अवधारणा को खारिज किया है। मनुष्य पूर्णतः तार्किक होता है, उसके पास सारी जानकारी होती है और वह सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेता है, ऐसा इनका कहना है। साइमन ने प्रशासनिक मानव की अवधारणा दी, पूछा जाएगा प्रशासनिक मानव एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की अवधारणा किसने दी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा, तो साइमन ने दी है। यह सीमित रूप से तार्किक होता है क्योंकि वास्तविक दुनिया में निर्णयकर्ता के पास सीमित जानकारी होती है, सीमित समय होता है और सीमित सोचने की क्षमता होती है, इसीलिए सीमित तार्किकता होती है। संतोषप्रद निर्णय, चूंकि मनुष्य पूर्णतः तार्किक नहीं हो सकता इसलिए वह सर्वश्रेष्ठ समाधान की तलाश नहीं कर सकता है, इसीलिए संतोषप्रद निर्णय जो होता है वो लेता है। विकल्प जो तो साइमन का जो सीमित तार्किकता का सिद्धांत है वो ये है कि जो मनुष्य के पास सीमित समय होता है, सीमित जानकारी होती है, इसलिए वो क्या है उतने विकल्पों के आधार पर वो सीमित अपने रेशनैलिटी का ही प्रयोग कर पाता है, सर्वश्रेष्ठ का प्रयोग नहीं कर पाता है, ऐसा इनका कहना है। निर्णयों के प्रकार आइए हम लोग देखते हैं। तो निर्णयों को 2 प्रकार है, संयोजित निर्णय और नॉन प्रोग्राम्ड। संयोजित जो दोहरावपूर्ण दैनिक प्रकृति के होते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया और नियम तय होता है जैसे वेतन की गणना, और कोई ऐसा निर्णय जो अपरिचित और नई होता है उसके लिए जैसे नई शाखा खोलना। तो ये सारी चीजें साइमन का था। आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिएगा हमारे, जिससे आप लोग का रिवाइज भी हो जाए, नोट्स बना लीजिएगा। अगला हम लोग थ्योरी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल थ्योरी है। परिस्थिति को जो है वो इसके जो है प्रतिपादक उनका नाम है फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स जो व्यक्ति हैं इन्होंने तुलनात्मक लोक प्रशासन का भी विकास किया है। और परिस्थितिकी का अर्थ होता है किसी जीव और उसके बाहरी वातावरण का संबंध। कोई जीव है और उसके बाहरी वातावरण के बीच कैसा संबंध है। रिक्स ने इस अवधारणा को प्रशासन पर लागू किया। उनका तर्क है कि किसी भी देश में प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवेश से निर्धारित अलग नहीं किया जा सकता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब जैसे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है अलग होगा, अमेरिका का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा अलग होगा, चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बाहरी क्षमता है वो अलग अलग है। बाकी लोग क्या करते हैं कि एक पोको के सिद्धांत बना दो, पोर्ट का सिद्धांत बता दो, हर जगह लागू करवा दो। इन लोगों का इनका क्या कहना है कि भारत का सिद्धांत अलग काम करेगा ब्यूरोक्रेसी, और अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी अलग है क्योंकि वहाँ पर लोग अलग है, वहाँ के नियम कानून अलग है। रिक्शा मुख्य तर्क यह है कि जैसे पश्चिम
अमेरिका में विकसित प्रशासन के सिद्धांत विकासशील देशों पर लागू नहीं किया जा सकते, क्योंकि दोनों के क्या है, परिवेश अलग है। रिक्स के मॉडल आइए हम लोग देखते हैं, तो 3 मॉडल इन्होंने बताया। सनलाइट फ्यूज्ड सोसाइटी, फ्यूज्ड सोसाइटी बताइए, जैसे कृषि आधारित समाज, अविकसित समाज होता है। तो कृषि आधारित समाज, जैसे भारत में प्राचीन समय में क्या होता था, कृषि आधारित समाज होता था, तो अविकसित समाज था। अब वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी रहेगी वो अलग तरीके से काम करेगी, और जो यहाँ कार्यात्मक विसरण होता है, अर्थात एक ही संरचना, जैसे राजा परिवार सभी राजनीतिक काम करती है, जैसे राजा और उसका जो कुछ कोर लोग होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, वो ही सारे लोग काम करते हैं। भर्ती का आधार जो है जाति के आधार पर होता है, धर्म परिवार के आधार पर होता है। दूसरा जो है विवर्ती समाज, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, यहाँ आधुनिक औद्योगिक और विकसित समाज है, जैसे अमेरिका का जो वर्तमान में समाज है। यहाँ जो फंक्शनल स्पेसिफिक होता है, यानी प्रत्येक कार्य के लिए अलग संरचना होती है, जैसे संसद का कानून बनाने के लिए कांग्रेस है, और बाजार व्यवस्था के लिए अलग अलग होता है। तो भर्ती का आधार जो है अचीवमेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। और अगली इन्होंने बताई है प्रिज्मी सोसाइटी, प्रिज्मी सोसाइटी दोनों के बीच का होता है, और यह जो संलयित अविवर्तित के बीच का होता है, संक्रमणकालीन होता है, जैसे भारत, यहाँ पर कृषि समाज भी है और जो है विवर्तित समाज भी है, डिफ्रैक्टेड सोसाइटी भी है इसकी तरह अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर विवर्तित समाज का मतलब क्या होता है, ऐसे देश जो दोनों के बीच के हैं। क्या क्या नाम आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, सनलाइट, फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड। फ्यूज्ड मतलब क्या, जहाँ पर एकदम कृषि प्रधान है, और डिफ्रैक्टेड मतलब विवर्तित मतलब अमेरिका की सोसाइटी जो अत्यधिक विकसित समाज है। तो वहाँ पर भर्ती कैसे होती है, आप लोग को ये बता देना, जो समाज में अलग अलग संरचनाएं होती है, यहाँ पर कहाँ पर विवर्तित समाज में अलग अलग संरचनाएं, न्यायपालिका अलग रहेगी, और वहाँ पर क्या रहेगा, सभी कामों के लिए एक ही संस्थाएं रहती हैं। संक्रमणकालीन में भी देखिए क्या होता है कि दोनों का समावेश होता है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, साला मॉडल, देखिए यहाँ की जो नौकरशाही होती है, कहाँ की, प्रिज्मी समाज की, प्रिज्मी सोसाइटी की, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की जो नौकरशाही होती है उसको साला कहते हैं, जो ब्यूरो और चैम्बर का मिश्रण होती है। आइए हम लोग इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी विशेषताएं में है विषम जातीयता, अर्थात समाज में आधुनिक और पारंपरिक दोनों चीजें एक साथ पाई जाती हैं। देखिए एक तरफ शहर भी है तो एक तरफ गांव भी है, वैज्ञानिक सोच भी है तो अंधविश्वास भी पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रिज्मी सोसाइटी होती है, प्रिज्मी समाज होता है, उसमें विषम जातीयता पाई जाती है, दोनों चीज एक साथ विद्यमान होती है। औपचारिकताएं भी पाई जाती है, यानी नियम कानून और उसको लागू करने में एक अंतर होता है, औपचारिकताएं पाई जाती है। कानून में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, ये सब कानून के द्वारा क्या होता है, मना होता है, लेकिन व्यवहार में पाया जाता है, ठीक है। तो कानून के द्वारा क्या होता है, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ये सब नहीं होता है कि हम लोग भर्ती करेंगे अच्छे से, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। परस्पर व्याप्ति, ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि आधुनिक संरचनाएं तो बना दी जाती है, लेकिन पारंपरिक संरचनाएं भी विद्यमान रहती हैं। जैसे नौकरशाही में भर्ती योग्यता के बजाय भाई भतीजावाद या जाति के आधार पर होता है, जो बना तो नहीं जाती कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हो पाता है। और परस्पर व्याप्ति का मतलब ये होता है कि जैसे बना दी जाए, कानून बनेगा नियम कानून के आधार पर, कोई भी कानून बनेगा वो एक प्रोसेस के अंतर्गत बनेगा, लेकिन प्रोसेस में जाएगा कौन, वही जाति, धर्म और परिवार इत्यादि जो होता है, वही साथ सारी चीजें हावी रहती हैं। तो ये था हमारा जो वीडियो था पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसको आप लोग 2-3 बार देखिएगा अच्छे से, क्योंकि पूरे लोक प्रशासन की जान यही वीडियो है पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाला वीडियो भी हमारा बहुत